Hello everyone, welcome to our channel Learning with Ganika and I am Geeta. Today I will discuss learning topic in organization behavior. तो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन क्या होता है लर्निंग का. लर्निंग आप लोगों को पता है, लर्निंग एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आप डे टू डे अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं. हम एक चाइल्ड को, एक छोटे बच्चे को भी लर्निंग सिखाते हैं एंड बहुत अडल्ट पर्सन भी लर्निंग तक जाता है. वो भी लर्निंग को ग्रैब करता रहता है टाइम टू टाइम, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग. हर फील्ड में कुछ नया सीखना, उसको हम कहते हैं लर्निंग. अब स्टार्ट करते हैं. लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू बिहेवियर आर एक्वायर, जिसमें हम कुछ नए बिहेवियर को एक्वायर करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं. इट इज़ जनरली एग्रीड दैट लर्निंग इन्वॉल्व चेंजिंग इन बिहेवियर, प्रैक्टिसेस न्यू बिहेवियर एंड एस्टेब्लिश परमानेंसी इन द चेंज. मतलब कि लर्निंग से हम क्या करते हैं, मीन्स आप लोग ये समझिए कि लर्निंग से हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं. अगर आप लोगों को मैनर्स सिखाए जाते हैं, ठीक है, आपको ईटिंग के मैनर सिखाए जाते हैं, आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं कि कैसे आप लोगों को हैंड क्लीन करना है, अपना माउथ क्लीन करना है. ये छोटे छोटे हैबिट्स जब आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, उसे भी हम लर्निंग कहते हैं. देन आप जब बड़े हो जाते हैं तो जब आप स्टडी करते हैं तो क्लास में कैसे बिहेव करना है, बाहर लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, किसके साथ फैमिलियर होना है, किसके साथ नहीं होना, ये भी आपके पेरेंट्स आपको लर्निंग के थ्रू सिखाते हैं. ये जब चीज़ें आपको बताते हैं तो क्या होती है, लर्निंग हो जाती है. इससे आपकी क्या बढ़ जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है कि आप क्या करना लग जाते हो, लोगों को पहचानने लग जाते हो. क्या है, मुझे इस पर्सन से बात करनी है पर मुझे उस पर्सन से बात नहीं करनी. ये क्या हुआ, आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस के ऊपर हुआ. ये छोटे से जो बच्चा होता है ना, उसमें भी एक्सपीरियंस आ जाता है, और जो बड़े से बड़ा पर्सन होता है, एडल्ट होता है, उसमें भी एक्सपीरियंस आ जाता है. पर हर एक के एक्सपीरियंस का लेवल जो होता है अलग होता है. अब हम बात करते हैं, लर्निंग इज एनी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन दैट ऑकर एज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. लर्निंग क्या करती है, आपके माइंड में इस तरीके से सेट हो जाती है जिसपे आपका बिहेवियर जो होता है चेंज हो जाता है कि आपको बाहर कैसे बिहेव करना है, आउटसाइड आप कैसे बिहेव करोगे. ये चीज़ आपकी लर्निंग पे होती है. अब कई बार क्या होता है, कई चीज़ें ना आपके माइंड के अंदर छप जाती हैं. जैसे अब आपको पता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाभ और हानि, एडवांटेज डिसएडवांटेज. अब कई लोग उसको प्रोज एंड कॉन्स भी कहते हैं, ठीक है. तो वो उस टाइम पे क्या आता है, आपको वो चीज़ जब 2 से 3 बार आप याद करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रोज मतलब एडवांटेज एंड कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज. ओके, तो एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे उसको तो आपके माइंड में वो चीज़ सेट रहेगी. ये भी आपके बिहेवियर पर इफेक्ट डालता है. Learning has taken place if an individual behave, react responses as a result of experience in a manner different from the way he formerly behave. कि हर जगह पर डिफरेंट प्लेस पे आपको डिफरेंट तरीके से कैसे बिहेव करना है, प्रिटेंड करना है अपने आप को, वो सारी चीज़ें क्या सिखाती है, लर्निंग सिखाती है, आपके मैनर्स सिखाते हैं. ओके, ये इसमें अब आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग मीनिंग पूरी तरह क्लियर हो गया होगा. अगर इसमें भी कोई कमी है तो आप कमेंट करें, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी कि उसको बहुत अच्छे से रिव्यू दूँ. शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, आपको अच्छे से दूँगी. नेक्स्ट है इसमें नेचर ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग का नेचर क्या होता है. लर्निंग इन्वॉल्व अ चेंज इन बिहेवियर थ्रू द चेंज इन अ नॉट नेसेसरी एंड इम्प्रूवमेंट ओवर प्रीवियस बिहेवियर. कि चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल बदल दो, नॉट एट ऑल. चेंज का मतलब होता है कि आप अपने बिहेवियर के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट कर दो, कि आप जिस तरीके से उस काम को कर रहे हो उसको करने का तरीका बदल दो, इम्प्रूवमेंट कर दो अपने प्रीवियस बिहेवियर में, उसे भी हम लर्निंग कहेंगे. इट हैज़ अ contention of improved but bad habit, prejudice, stereotyping and work restriction are also learned. आपकी जो गलत आदतें हैं, आपको भी पता है कि ये मेरी गलत है. अब कई लोगों में ना आदत होती है नेल्स को खाने की, ये बैड हैबिट है.
बट ये चीज़ आप क्या करोगे, बड़े लेवल पर चले जाओगे ना, तब भी करते हैं कई लोग, तो वो गलत है। तो उस चीज़ को भी आपको खुद से ही कंट्रोल करना है, कोई आएगा नहीं आपके उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कई लोग होते हैं हेजिटेट होते हैं, अपने हैंड को बहुत ज़्यादा दबाने लग जाते हैं, इससे आपके जो हैंड जेस्टर्स हैं वो बैड बिहेव करते हैं। ओके वो सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि ही इज़ नर्वस या ही इज़ इमेच्योर्ड, समथिंग एल्स। ओके नेक्स्ट पॉइंट है, द बिहेवियर चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट, एनी टेम्परेरी चेंज ड्यू टू फिट और मे रीज़न इज नॉट अ पार्ट ऑफ लर्निंग। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, परमानेंटली नहीं सीखनी होती। अब मेनली आप एग्जाम्पल लीजिए अपना ही, कि आप जब एग्ज़ाम होते हैं, आप अभी जैसे भी पढ़ते हो डजेंट मैटर, जब एग्ज़ाम होता है तो आप उसे बिल्कुल ही इन डेप्थ स्टडी करते हो, पर वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करते हो। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ आपके माइंड से वो धीरे 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 स्लो डाउन आने लगती है, यानी कि आप लोग उस चीज़ों को भूलने लगते हो। कई बच्चे होते हैं कि नोट्स बनाकर लर्न करते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रही। कई जो होते हैं जो तुक्का मारते हैं, जो चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं बस रटते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, वो टेम्परेरी उस चीज़ को लर्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द बिहेवियर चेंज मस्ट बी बेस्ड on some form of practice on experience. Thus, any behavior change because of physical maturation in not learning. कि कई बार क्या होता है, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में करने चाहिए या करते हो, जिसकी वजह से आपके फिजिकली चेंज होते हैं। फिजिकली चेंज का मतलब होता है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। बट आप कपड़े पहनने का तरीका, कई लोगों का बहुत ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो जाता है जब वो उस चीज़ को ग्रैब करते हैं। कई लोगों के बोलने के तरीके में फ़र्क आ जाता है। कई लोग बीच में जब क्या कहते हैं, पहले तो वो बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते थे, अब नॉर्मल के साथ वो इंग्लिश को अडॉप्ट करते हैं, नॉर्मल के साथ वो अपनी दूसरी लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करते हैं। तो उस टाइम पर क्या आता है कि वो अपने फिजिकल एंड मेंटल चेंज दोनों पे इफेक्ट करता है। ये भी लर्निंग का एक पार्ट है। नेक्स्ट है, द प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस मस्ट बी रेनफोर्स्ड इन ऑर्डर फॉर लर्निंग टू ऑकर। इट रेनफोर्मेंस डज नॉट अकम्पनी द प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस, द बिहेवियर विल डिसअपियर। कई बार अब आप लोग इस चीज़ को देखिए कि जो लर्निंग है ना, जो भी प्रैक्टिस, जो भी एक्सपीरियंस आप करते हो, ग्रैब करते हो अपनी लाइफ में, उसे अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे टाइम टू टाइम, उसे यूज़ नहीं करोगे, तो वहाँ पे ना आप लैक हो जाओगे, मतलब पीछे हो जाओगे लाइफ में। आपको नई चीज़ें अडॉप्ट करनी। अब आप एग्जांपल लीजिए, अब यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हैं वीडियो को, उससे आपको कुछ सीखने को मिला, बट आपने क्या करा, वीडियो चलाई और छोड़ दी, अपना कोई और काम करने लग गए, गेम खेलने लग गए, समथिंग एल्स कुछ भी करने लग गए, तो वो चीज़ आपके माइंड में जाएगी? नो। पर आपने वो चीज़ सुनी तो, पर अच्छे से नहीं सुनी। उसी तरीके आप उसका दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जब आपको ज़रूरत लगी आपने उस चीज़ को सर्च करा, बट सेकेंड ऑफ ऑल उसी टाइम पर आपने बस सर्च करा, उसे कॉपी पेस्ट कर दिया, देन ओके, उसके बाद आपको नहीं पता उसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। समझ रहे हो इस बात को? तो उस टाइम पे क्या आता है, आपकी जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसमें इन्फॉर्मेंस होने लग जाती है, वो अच्छे से वर्क नहीं करता। ये था इसका नेचर। इसके मेनली अगर आप इसको पॉइंट्स वाइज देखो तो पॉइंट्स वाइज आप ये ले लेना, लर्निंग इन्वॉल्व अ चेंज इन बिहेवियर, कि लर्निंग आपके बिहेवियर को चेंज कर सकती है। द बिहेवियर चेंज मस्ट बी रिलेटिव परमानेंटली, कई बार बिहेवियर जो है परमानेंटली चेंज हो जाता है। द बिहेवियर चेंज मस्ट बी बेस्ड ऑन सम फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस, मतलब कि जहाँ तक पॉइंट है ना फर्स्ट, वहाँ तक का लो। आप ये 4 to 5 लाइन के अंदर अगर डिस्क्राइब कर देंगे तो कोई वो इशू नहीं है। अगर इसका चार्ट बनाना चाहें तो इसका चार्ट भी बना सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, आप अच्छे से करें। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, देयर आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। फर्स्ट इज ड्राइव, सेकेंड क्यू स्टिमुलर, थर्ड है जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पॉन्स, रेनफोर्समेंट, रिटेंशन, एक्सटेंशन एंड स्पॉटेंशन रिकवरी। आपको इसमें क्या समझ आ रहा है?
आपको इसमें ये समझ आ रहा है ड्राइव, यानी कि आप जो काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप जा रहे हो, जो भी फील्ड आपकी है, उसमें आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हो वो होता है ड्राइव। नेक्स्ट है क्यू स्टिमुली। क्यू स्टिमुली का मतलब होता है कि आप कुछ पॉइंट्स पर आकर सिमिलरली बिहेव करने लग जाते हो। जहाँ पे आपको अच्छा बिहेव करना चाहिए, फॉर्मली बिहेव करना चाहिए, वहाँ पे आप नैरो बिहेव कर देते हो। नेक्स्ट जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, कि आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है ना, आप वहाँ पे चेंज नहीं हो पाते हो। कई पर्सन्स के साथ ही प्रॉब्लम आती है, अपना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे पाते हो। ओके, ये सारे इसके कंपोनेंट है। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, बाकी अगर आप करना चाहो तो इट्स ऑल ऑफ योर चॉइस। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। मेनली मैं सोच रही हूँ आपका लर्निंग का पूरा टॉपिक इसी एक वीडियो के अंदर ही कवर हो जाए, बट आगे अब मैं इतना लेंथी डिस्क्राइब नहीं करूँगी जितना लेंथी मैंने मीनिंग एंड नेचर को डिस्क्राइब किया था या है। ओके, देयर आर वेरियस फैक्टर अफेक्ट इंडिविजुअल लर्निंग: मोटिवेशन, मेंटल सेट, नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, प्रैक्टिसेस एंड एनवायरनमेंट। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के आगे हो चुके हैं। मोटिवेट करते हो अगर आप किसी को लर्निंग करने के लिए, चाहे वो आपका एम्प्लॉई हो, चाहे सुपीरियर हो, सबॉर्डिनेट हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके स्टूडेंट्स हो, और चाहे आपके वो क्या कहते हैं चिल्ड्रन हो, बच्चे हो, आप उनको अगर मोटिवेट करते हो टाइम टू टाइम तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मेंटल सेट, कि आप किसी का माइंड सेट मत कीजिए, किसी के मेंटल सेटमेंट मत बनाइए कि ये पर्सन ये काम नहीं कर सकता। कई बार पेरेंट्स होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये बच्चा ये काम नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छे से कर सकता है। तो आप ये माइंड सेट मत कीजिए। से थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, कि जो भी हमारा लर्निंग का मटेरियल है उसके नेचर को समझा जाए कि इसमें मेन हेडिंग क्या है, इसका मोरल क्या है, इसका स्कोप क्या है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिसेस, कि उसमें काम करते करते उसमें प्रैक्टिस करते रहें टाइम टू टाइम कि हमें किस तरीके से उस वर्क को डेवलप करना है। नेक्स्ट वन इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इफेक्ट करता है, जैसे मैंने अभी कहा कि पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में जो होता है, उसी तरीके ही एनवायरनमेंट आपके ऑल अराउंड हर चीज़ को मैटर करता है। आपके आसपास रहने वाले लोग, कई बार ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो कई बार पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे को बहुत ज़्यादा कई बार क्या करते हैं, माइंड सेट कर देते हैं। अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, आप लोग बहुत ही समझदार बच्चे हो। ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग की थ्योरीज। ये कुछ थ्योरीज हैं इसकी, 4 थ्योरीज हैं। फर्स्ट है क्लासिकल, सेकंड ऑपरेंट एंड थर्ड कॉग्निटिव एंड फोर्थ वन इज सोशल लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है, अब तक का जो मैटर गया उस सारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन रेयर आता है, बट ऐसा है कि अगर आ जाए तो आप उसे बहुत इजीली और अच्छे से एग्जाम्पल में के थ्रू एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करके आ सकें, तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से करा रही हूँ टॉपिक। अब इस टॉपिक के अंदर आपको क्या है कि जो मीनिंग है वो भी अच्छे से हो गया, नेचर भी अच्छे से हो गया, फैक्टर्स भी अगर आपको 2 लाइंस में एक्सप्लेन करने होंगे तो शायद आप कर लोगे, जैसे कि मोटिवेशन हो गया, माइंडसेट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशन की। देन हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। अभी मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये अभी बहुत लेंथी टॉपिक रहता है, फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो आप लोग फिर अच्छे से वॉच नहीं कर पाओगे इसे। क्लासिकल कंडीशन: acquire a new response. Acquiring a new response, the condition responsive to a previously natural stimulus. The condition stimulus the reliably signals the arrival of an unconditional stimulus. यानी कि इसके अंदर हम क्या कहते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, नए नए रिस्पॉन्स को ग्रैब करना। अनकंडीशनल यानी कि जिसमें कोई कंडीशन ना हो, ऐसे काम को भी करना। क्लासिक का मतलब आपको पता है कि पहले के टाइम का। ठीक है। इवान पावलोव ने, जो रशियन के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था हु इनिशिएट वाज स्टडी डाइजेशन। उन्होंने डाइजेशन के ऊपर स्टडी कर दी। फर्स्ट आइडेंटिफाई मैकेनिज्म ऑफ क्लासिकल कंडीशन, जिन्होंने पहला ही जो मैकेनिज्म बनाया था, क्लासिकल कंडीशन बताया था कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता कोई चीज़ को। नेक्स्ट है कंपोनेंट क्या क्या है, अनकंडीशनल, कंडीशनल, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स
एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, स्टिमुलस दैट एलिक्ट्स अ रिस्पॉन्स विदाउट ट्रेनिंग, कि ये उसी तरीके काम करे, रिस्पॉन्स देगा, इसको ट्रेनिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट अगर आप उसी से उल्टा आ जाओ तो आप क्या कहोगे, कंडीशनल के अंदर क्या करोगे, ए स्टिमुलस दैट एलिकेट्स अ रिस्पॉन्स बिकॉज इट हैज़ बीन रिपीटेड पेयर विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये उससे थोड़ा सा डिफर है, तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। An initiate response elicited by an unconditional stimulus, usually either a reflex or an emotional response. इसके अंदर आप लोग इमोशनली बीट और मोटिवेट कर सकते हो दूसरों को, उसमें वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है कंडीशनेट। कंडीशनेट रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, टर्म यूज टू रेफर टू अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स आफ्टर लर्निंग हैज ओकर टू एलिकेट द रिस्पॉन्स बाय अ कंडीशनेट स्टिमुलस, कि इसमें लर्निंग कर सकते हो, उसके बाद रिस्पॉन्स कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेंट कंडीशन, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी बोलते हैं। ऑपरेंट कंडीशन के अंदर क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग द इन्फ्लुएंसर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑन सब्सिक्वेंट बिहेवियर, बिहेवियर को, उनके कॉन्सिक्वेंसेज को देखना, समझना। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल जो लर्निंग है, जो इंस्ट्रूमेंट के लिए की जाती है, मैकेनिज्म के लिए की जाती है, उसमें क्या, इन्वेस्टिगेशन द लर्निंग ऑफ वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। मतलब कि वॉलेंट्री का मतलब होता है बहुत सारे पर्सन मिलकर एक ही काम को बहुत इजीली करें। थर्ड वन है इट इज द consequences that follow the response that influence whether the response is likely or unlikely to occur again, कि उसकी रिस्पॉन्स को किस तरीके से गेन किया जा सकता है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं ये आप लोगों के सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको कहीं भी ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा नहीं है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये टॉपिक छूटा है। मैं आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं छोड़ती हूँ, छोटे से छोटा टॉपिक भी कवर करती हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ कि चाहे उसको किसी भी तरीके करा सकूँ, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ऑपरेंट कंडीशन की जो थ्योरी है उसमें बोला है पीपल लर्न टू परफॉर्म बिहेवियर दैट लीड टू डिजायर कॉन्सिक्वेंसेज एंड लर्न नॉट टू परफॉर्म बिहेवियर दैट लीड टू अनडिजायर कॉन्सिक्वेंसेज। जो पीपल है उन्हें लर्न करना, उनके परफॉर्म को चेक करना, उनकी डिज़ायर्स को देखना, उनकी परफॉर्मेंस को देखना, और उनको देखना कि उनको क्या चीज़ नहीं चाहिए और क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, लीड टू अनडिजायर कॉन्सिक्वेंसेज एंड डिजायर कॉन्सिक्वेंसेज, इन सब पे सर्च करना। थर्ड है लिंक स्पेसिफिक बिहेवियर टू द अटेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक आउटकम कैन मोटिवेट हाई परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट बिहेवियर दैट डिट्रैक्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप ये चीज़ें देख लोगे कि कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अगर उनकी क्या डिज़ायर है, क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, उनकी एफिशिएंसी को चेक कर लोगे, तो उस टाइम पर आप बहुत अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम। कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी, कोग्निटिव प्रोसेस जो है वो किस चीज़ पर बेस है, लर्निंग पर, based on mental process by which learning take a interpret, store and retrieve information। learning क्या करती है, आपकी जो लर्निंग सेंस है वो आप लोगों को ये बताती है कि आप लर्न करें, मतलब किसी चीज़ को टेक करें, उसमें इंटरप्रिटेट करें, यानी कि अपने तरीके से उसमें कुछ चेंजेस करें, फिर उसे स्टोर करें एंड देन रिट्रीव कर दें, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों में बांट दें। This theory express the beliefs that learning involve gaining knowledge and understand it is by absorption information in the form of principles, concept and fact them internalize it। कि आप अपनी नॉलेज को शेयर करें, एक्सपीरियंस को शेयर करें,
अंडरस्टैंड करें अपने बिहेवियर को, ग्रैब करें उनकी नॉलेज को, जो प्रिंसिपल्स जो मेथड यूज़ होते हैं उन्हें यूज़ करें। द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग of learner can be enriched by internationalized by exposing them to learning material, जैसे कि case study, project, problem solving activity can also be used for the purpose self directed learning, personal development, planning activity and discovery learning process with the help of facilitator and mentors and underpinned by cognitive learning theory। कि आप लर्निंग के जो प्रोसेस है उसे किस तरीके कर रहे हैं। आप अलग अलग तरीके से केस स्टडी को पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कोई अकाउंट का टॉपिक है तो उसमें प्रॉब्लम्स को सर्च करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या जो भी आप प्रोजेक्ट लेते हो उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से अगर हम इसको सेकंड मेथड से करें तो क्या रिजल्ट रहेगा, इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी आर ऑल्सो ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ये पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, बाहर के एनवायरनमेंट को देख के आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। थ्योरी दैट एम्फसाइज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर, कि अदर के ऑब्जर्वेशन से आप किस तरीके से इसे लर्न कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल लर्निंग थ्योरी। लर्निंग इन्वॉल्व 4 स्टेप: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अटेंशन क्या है? टू फोकस ऑन समथिंग एंड समवन। आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है या कोई पर्सन है आप उसको देख रहे हो कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, आप भी उसी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट है रिटेंशन, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑब्जर्व बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर है कि आप ऑब्जर्व कर करके उस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो। आपने देखा कि ये मैकेनिज्म इसने ऐसे खोला, इसने इस तरीके से ये टेक्निकल बिहेव किया, आपको नेक्स्ट टाइम पे मैं खुद ही कर लूँगी या कर लूँगा। ओके। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, टू परफॉर्म द ऑब्जर्व बिहेवियर। अब कई बार आपको पता है आपके घर पे नॉर्मली है कोई इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब होता है, आपको लगाना नहीं आता, लेकिन आप देखते हो कि आपके जो भी फैमिली में आपके लगाता है बल्ब, आपके फादर लगाते हैं, आपके ब्रदर लगाते हैं, तो आप उनको लगाते हुए देखते हो। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे आप उसे ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, और उसे ऑब्जर्व करके लगा लेते हो, तो आप उसे क्या कहोगे? रिटेंशन कहोगे। ये रिटेंशन का एग्जाम्पल था। रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल भी उसी में से निकलता है, टू परफॉर्म द ऑब्जर्वेशन बिहेवियर। आप उनको कोई चीज़ और ऐसी होती है कि आप अपनी मदर को देखते हो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हुए कि वो रोटी कैसे बनाती हैं या वो सब्जी कैसे बनाती हैं। ठीक है, तो आपने बनाते हुए देखा, नेक्स्ट टाइम पे आपने कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, आपने उस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर करा, अटेंशन एंड रिटेंशन आपने कर लिया, आपने फोकस भी कर लिया अपनी मदर पर, आपने उस चीज़ को सारा को ऑब्जर्व भी कर लिया। नेक्स्ट टाइम पे रिप्रोडक्शन, फिर आप कहोगे मैं उसको प्रोड्यूस भी कर सकती हूँ, मैं उस चीज़ को बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है मोटिवेशन, टू बी मोटिवेट टू इमिटेट द मॉड्यूलेट बिहेवियर, कि अपने बिहेवियर में चेंज लाना, मोटिवेट करते रहना टाइम टू टाइम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब की भी कमी है और आप लोगों को पता है अगर लाइक नहीं होगा, आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास ग्रुप में इसको शेयर करें, जितने भी बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो भी हम मोबी की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट आपकी कवर हो गई है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि फर्स्ट यूनिट में मैंने स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स बनाए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे, उसका मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो जो सारी चीज़ें हैं ना, एडवांटेजेस हैं, मेनली एग्जाम में वही आती हैं। और ये मैं 1 मिनट लेके आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप एग्ज़ाम टाइम पे ना पूरी यूनिट मत पढ़ें, एग्ज़ाम टाइम पे आप उतना पढ़ें जितने की आपको लगता है ज़रूरत है। आप मेन टॉपिक्स पढ़ें। कई बच्चे क्या होता है एग्ज़ाम टाइम में पूरी यूनिट पढ़ के ना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम में सोचते हैं अरे मैंने ये पढ़ा था बट ये आया नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग उस चीज़ को क्या करें, अच्छे से पढ़ें, लेकिन एक बार ओवरव्यू आप सारा ले लें। आप एक बार ये सारी वीडियो सुन लीजिए, बट आप लास्ट में सिलेक्ट कर लीजिए मुझे ये वीडियो सिर्फ सुननी है और इसी से ही मुझे अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ओके,
आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।